वो दिखना चाहिए। लेकिन से जब मैं अपने एडिट वाले पोस्ट पे जाती हूँ तो वो वाला जो ऊपर टूल बार आपकी स्क्रीन पे कल शो हो रहा था वो मेरी स्क्रीन पे नहीं आता वो। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि मैं अभी क्लासिक एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। क्लासिक एडिटर मींस के वर्डप्रेस का जो पिछला वाला, जो ये अपडेट के बाद वर्डप्रेस जो अभी न्यूली अपडेटेड वर्जन आया है वर्डप्रेस का, उसमें ये क्लासिक वर्जन नहीं है। तो क्लासिक वर्जन यूज़ करने के लिए आप प्लगइन्स में जा सकती हैं, ठीक है। आप इंस्टॉल प्लगइन्स में जी। जाइए, ये इंस्टॉल नहीं, न्यू प्लगइन पे जाके आप कर सकती हैं। मैं इंस्टॉल प्लगइन दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन सा प्लगइन यूज़ किया है, ठीक है। ये देखिए क्लासिक एडिटर, राइट। तो ये वर्डप्रेस का पिछला वाला वो है, इसमें मुझे सही लगता है, इसको लिखने में आसानी होती है मुझे। आप जो यूज़ कर रही हैं वो हाँ, क्योंकि वर्डप्रेस वो थोड़ा वर्ड ब्लॉक, से मैच करता है। जी। और वो आप जो यूज़ कर रही हैं वो वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर है, ब्लॉक एडिटर, राइट। तो अगर आप प्रीवियस वर्डप्रेस यूज़ करना चाहती हैं तो क्लासिक एडिटर प्लगइन से डाउनलोड कीजिए, आपका भी डैशबोर्ड उसी तरह से दिखने लगेगा। ओके। राइट। तो टाइटल टैग्स आपका कैसा होना चाहिए, और उसके बाद टाइटल टैग्स में बिल्कुल ही जो गूगल के उससे बाहर ना हो, राइट। डॉट डॉट जो आ जाता है वो नहीं होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिखाएं। हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, नहीं आ रहा है। ईमेल मार्केटिंग टूल्स, सर ये टाइटल टैग कितने क्या कैरेक्टर का वो होना चाहिए, हम लोग वो कितने का वो यूज कर सकते हैं? 55 टू 60 कैरेक्टर्स में आपको टाइटल टैग होना चाहिए, ताकि वो कट ऑफ ना हो गूगल पे जब भी जाए, ठीक है। और, और जो मेटा टाइटल होता है सर, ये उसमें। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा हाँ यस सर। डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन आप 2 लाइन में कंप्लीट कर लें उसको, ठीक है। या सो यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा है कुछ। पेज फनेल बिल्डर, ऑन पेज एसईओ, how to reduce that। ये देखो ये कट ऑफ जो हो रहा है ना, ये डॉट डॉट आगे करके, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने एक वो दिया था, एक टूल दिया था मॉज का, जो कि आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जो नए आए हैं क्लास में उनको मैं बता दे रहा हूँ कि टाइटल टैग लिखने के लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपका जो टाइटल है वो कट ऑफ ना हो रहा हो, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है। So you can just write your title here. Let me grab one of my article that I will be posting today, with deal new content। uh, how to generate passive income, राइट। अगर ये टाइटल टैग है मेरा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। इट इज़ नॉट कटिंग ऑफ, सो आई एम गुड टू गो। So what I will do, मैं इस आर्टिकल को ही एग्जाम्पल के तौर पे पोस्ट कर रहा हूँ।
पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट लिखूँगा, ठीक है। ये इस तरह से नहीं आ रहा है, राइट पूजा? ओह शिट। जी सर, मैंने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अभी भी जैसे आपका फर्स्ट वाली लाइन है ना, वो बस उतना ही आ रहा है, पैराग्राफ वाला, वही टूल आया बस। मैंने इंस्टॉल कर लिया क्लासिक एडिटर, ओके, मतलब और ऑप्शंस नहीं आए, आपके में ज्यादा ऑप्शंस हैं। कौन से ऑप्शन? ये सारे? हाँ, ये सारे मतलब मेरे में सिर्फ ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन आया, फर्स्ट लाइन, आपके में ज्यादा ऑप्शंस हैं। ओके, I have to check which one you have installed classic editor। तो ये तो ये हो गया, ये हटा दे रहा हूँ मैं। तो H1 टैग जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो फर्स्ट टाइटल होता है वो H1 टैग वो कहलाता है, ठीक है। तो H1 टैग तो ऑटोमेटिकली अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो जो टाइटल है वही H1 टैग होगा। तो H1 टैग का होना बहुत ज़रूरी है। H1 टैग से ये पता चलता है गूगल को कि ये कंटेंट किस चीज़ के बारे में। उसी तरह हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 से पता चलता है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका कि ये रैप योर ब्लॉग पोस्ट टाइटल इन H1 टैग, ठीक है। तो H1 टैग क्या है? H1 टैग यही है जो आप यहाँ पे टाइटल डाल रहे हो, वो ऑटोमेटिकली H1 टैग वर्डप्रेस उसको असाइन कर देता है, ठीक है। तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, राइट। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स उसका सही यूज़ करना है आपको। तो आपका जो भी कंटेंट है, अगर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 1 तो यही हो गया जो कि H1 टैग कहलाता है, जो टाइटल है आपका। उसके बाद इसको 14 पॉइंट करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपको ये यूज़ करना है जो आपने कीवर्ड यूज़ किया है। तो मैंने यूज़ किया है हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, ये एक पूरा कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको हमें यूज़ करना है। दैट्स एन आइडिया बिहाइंड दिस आर्टिकल। आई वांटेड टू जनरेटिंग पैसिव इनकम इन दिस आर्टिकल दैट यू कैन टेक इन जस्ट 5 मिनट्स, टेक इन जस्ट 5 मिनट्स और लेस, राइट। तो ये जो कीवर्ड है इसको आपको पहले 100 वर्ड्स में यूज़ कर लेना है, ठीक है, ताकि गूगल के बॉट जब उसको स्कैन करे तो वो पता चले कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये हेडिंग 2 है, राइट। उसके बाद 5 मिनट्स टू रीचेज, ये भी हेडिंग 2 है। अवॉइड फेक गुरूज, ये भी हेडिंग 2 है। ये भी हेडिंग 2 है। लेकिन हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, ठीक है, रेंटिंग थिंग्स, कार्स, बाइक्स, ऑनलाइन कोर्स। एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि ये वाला आर्टिकल पहले तो नहीं पोस्ट हो चुका है। गिव मी अ मोमेंट। पैसिव इनकम, अच्छा विद वन नहीं हुआ है। बेसिक्स, तो आइडिया 1 ये हेडिंग 3, ये हेडिंग 2 है। लेकिन हेडिंग 2 के अंदर में अगर मुझे किसी हेडिंग की ज़रूरत पड़ी, जैसे मैं आइडियाज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो भी आएगा वो हेडिंग 3 में आएगा। जैसे आइडिया 1 रेंटिंग थिंग्स, राइट, कूल यू मोर, आइडिया 2 मेक एन ऑनलाइन कोर्स, हेडिंग 3, राइट। हेडिंग 3 क्रिएट ट्रैवल itinerary,
क्राउड फंडिंग, रियल एस्टेट, ये भी हेडिंग 3, आइडिया 4, ठीक, दैट्स इट। ये भी 2000 वर्ड के अंदर में। अब जो मेन बेसिक मैंने आपसे कल बताया था कि जो भी प्लगइन्स हैं, चाहे वो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन हो, चाहे वो योस्ट एसईओ प्लगइन हो, चाहे वो ऑल इन वन एसईओ प्लगइन्स हो, जो बेसिक ऑन पेज एसईओ होती है वो इनके थ्रू आप कर लेते हो, ठीक है। तो अब मैं इसके सबसे नीचे जाऊंगा, तो जो भी प्लगइन आपने डाउनलोड कर रखा है उसके नीचे ऑप्शन आएगा उसे ऑप्टिमाइज़ करने का कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। फोकस कीवर्ड क्या होता है? फोकस कीवर्ड होता है जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, जिस कीवर्ड को आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड फोकस कीवर्ड। मीन्स हाउ टू जनरेट सर पैसिव। अभी आप पोस्ट के पेज पर हैं कि आपने रैंक मैथ अपने आप पोस्ट वाले पेज पे लिंक आ जाता है क्या? क्या मतलब? अभी सर आप किस पे हैं? अभी आप ये पोस्ट पेज पे हूँ, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, राइट। उसके नीचे जब आप आओगे तो ये रैंक मैथ का जो सेटिंग्स है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चाहे वो ओके पेजेस पे ओके हों सर चाहे आप पोस्ट पे हों, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। ओके सर। तो उसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया फोकस कीवर्ड, ठीक है। अब ये एक तो प्रीव्यू आपका किस तरह से आएगा, जो सर्च इंजन में आपकी जो वेबसाइट दिखेगी, आपका जो ये पोस्ट दिखेगा वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा, ठीक है। और ये है क्या, ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया था, राइट। तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको एडिट स्निपेट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं तो आपके आर्टिकल से, जो भी आर्टिकल आपने लिखा है उस आर्टिकल से कोई सा भी वो उठा लेगा सेंटेंस और उसको रैंडमली उसको असाइन कर देता है ये वर्डप्रेस या जो भी रैंक मैथ है प्लगइन है। इसलिए यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन का एक फार्मूला आपको दिया गया था, उस फार्मूले के तहत आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस फार्मूले का अगर यूज़ करूँ, दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड टू, दिस इज़ अ this is a 5-minute guide to 5-minute guide to or get to know how to generate passive income in this 5 minutes 5 minutes in-depth guide। और यहाँ पे मैं लर्न ही बेटर यूज़ करूँ, लर्न हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम इन दिस 5 minutes इन डेप्थ गाइड, ठीक है। सर ये इन डेप्थ के बाद वो स्पेस आएगा सर वहाँ पे इन डेप्थ में, क्या? ये डेप्थ सर इन डेप्थ हाँ, में मतलब कि स्पेस आएगा, हाँ ये सर स्पेस आएगा। ठीक है। बस एक लाइन या 2 लाइन का जो भी आप उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वो प्रिसाइज और बिल्कुल ही आपके कंटेंट के हिसाब से होना चाहिए कि इसमें आपने क्या बात की है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। वेल यहाँ पे focus keyword not found in your meta description, so ignore that. If you have already used how to generate passive income, right? So if I put this like question mark, then it will show yes, I am using focus keyword in the meta description, I mean in the meta description. If I
ये कहता है सेम यूज़ करने के लिए, बट आई डू नॉट यूज़ सेम, आई डू दिस इंस्टेड। ठीक है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर मटेरियल। अगर आप ये पूरा का पूरा सेम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आपका सही दिखेगा भी नहीं। लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये देखो, फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। सो रैंक मैथ इज स्टिल इन द इन इट्स बीटा वर्जन। सो ये ठीक से आपको बताता भी नहीं है। ठीक है, सो इग्नोर दैट। मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, लर्न how to generate passive income in this 5-minute in-depth guide। मैं ये यूज़ करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपने टाइटल टैग कर लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन कर लिया। अब आते हैं हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स मैंने कर लिया, हेडिंग 2 हेडिंग 3 जो भी था। राइट, रिच कंटेंट नो मैटर द लेंथ। राइट, कंटेंट इज किंग। तो आप जो भी बात कर रहे हैं, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए और बिल्कुल ही रिसर्च्ड होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से आप ले रहे हो, उसका लिंक वगैरह सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करो। एक्सटर्नल रिसोर्स से अगर कनेक्ट कर रहे हो इसको, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि सर जब रैंक मैथ इंस्टॉल कर रहे हैं तो सर बहुत सारे ऑप्शंस पूछ रहे हो, लाइक एडवांस्ड ऑप्शंस, रोल मैनेजर, मतलब इसमें क्या सेटिंग करनी है क्या पता नहीं। you can go to their official website and follow the guide from them. It is very ओके सर। easy to set it up. ठीक है, तो सर वो सेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी भी हम करते हैं उसमें? डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, जनरल सेटिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू सम सेटिंग्स बिफोर यू गेट इट स्टार्टेड। ठीक है, आप ओके पोस्ट ओके एसईओ सर। का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो ओके सर। मैं क्या बात कर रहा था कि एक तो टाइटल आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है, जो कि कट ऑफ नहीं होना चाहिए गूगल पे। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, उसके बाद कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपका जो कीवर्ड है जिस पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम है, तो फर्स्ट 100 वर्ड्स में वो यूज़ होना चाहिए। ठीक है, फॉर जनरेटिंग पैसिव इनकम। राइट, आई एम यूजिंग दैट शुड नॉट बी एग्जैक्टली लाइक योर हेडिंग्स। ठीक है, दैट शुड मेक सेंस इफ़ यू आर यूजिंग इट इन दी फर्स्ट 100 वर्ड्स, तो वो मेक सेंस करना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस। उसके अलावा यूज़र एक्सपीरियंस, कैसा नेविगेशन है, किस तरह से आपका पेज स्पीड है, पेज लोडिंग है, क्लिक थ्रू रेट कैसा है। ठीक है, इन सब पे भी आपका ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंकिंग कैसी होगी। मान लीजिए कि हाउ टू रिड्यूस वेट है ये, और अभी आपका इस पे पहला रैंक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन गूगल अगर ये देखता है, गूगल क्लिक थ्रू रेट क्लोजली देखता है कि क्लिक थ्रू रेट किसका क्या आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये अभी यहाँ पे रैंक कर रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन गूगल ने ये देखा कि फ़र्स्ट वाले आर्टिकल को ना पढ़ के लोग दूसरे वाले आर्टिकल को ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गूगल को ये लगने लगता है कि अच्छा, इस कीवर्ड पे जो सबसे रिलेवेंट कंटेंट है वो दूसरा वाला है, तो फिर वो डी रैंक कर देता है इसको और फिर इसको ऊपर दिखाने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आप नहीं बच सकते हैं। राइट, इसीलिए कंटेंट आपका हमेशा रिलेवेंट टू दी सर्च क्वेरी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप डी रैंक ना हो और आपकी रैंकिंग बनी रहे पोजीशन। राइट गाइज, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना ही है आपको। इंटरनल लिंक्स विद ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। अब इंटरनल लिंक कैसे करते हैं, कल भी हमने बात की थी इस पर।
अभी इस पोस्ट में मैं इंटरनल लिंक कैसे करूँगा? मैं देखता हूँ कि मेरा कोई आर्टिकल है जो वहाँ पे लिंक कर सकता हूँ मैं, ताकि जो भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, ठीक है, वो उनको हेल्पफुल लगे। पैसिव इनकम इज़ अ टर्म मैनी ऑफ अस हैव हर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पैसिव इनकम इज़ अ टर्म मैनी ऑफ अस हैव हर्ड, ठीक है। मैं यहाँ से उठाऊँगा अपना एक आर्टिकल, व्हाट डज़ पैसिव इनकम मीन, ठीक है। अब किसी को नहीं पता है कि पैसिव इनकम क्या होता है, वो उसको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे डेफिनेटली लिंक कर सकता हूँ, जो कि इंटरनल लिंकिंग हो जाएगी ये, ठीक है। यहाँ से मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, इसको अंडरलाइन कर दूँगा ताकि लोगों को पता चले कि ये लिंक भी है, राइट गाइस। तो यहाँ पे मैंने पैसिव इनकम, अगर किसी को पता करना है कि पैसिव इनकम क्या होता है, सो दे कैन गो बाय क्लिकिंग इट हियर एंड रीडिंग दिस आर्टिकल कि व्हाट डज पैसिव इनकम मीन, राइट। सो यू हैव टू इंटेलिजेंटली इंटरलिंक द अदर आर्टिकल्स फ्रॉम योर वेबसाइट टू दिस आर्टिकल यू आर राइटिंग, ठीक है। तो इंटरनल लिंकिंग बहुत ही इंटेलिजेंटली भी होनी चाहिए, और उसका जो एंकर टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड हो सकता है कि पैसिव इनकम एग्जैक्ट मैच हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे लाइक क्लिक हियर, लर्न मोर, ये सब बिल्कुल ही बैड प्रैक्टिस है कि क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ड दिख रहा है पैसिव इनकम, जो भी विजुअल वर्ड जो दिख रहा है, जो टेक्स्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो ये एंकर टेक्स्ट भी आपके आर्टिकल से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सर। आपका आर्टिकल किस बारे में है? जी हेलो सर। जी जी। सर आपने इसमें पैसिव इनकम में सर अपनी दूसरी पोस्ट की सर लिंक ये कैसे डाली सर, एक बार ये बताइएगा सर। क्या सर आपने अपने पोस्ट के अंदर दूसरी पोस्ट की लिंक कैसे उसमें ऐड अप की है सर? भाई, मेरे पे एक आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाट डज पैसिव इनकम मीन, राइट। यस मैं सर, उस यस सर, आर्टिकल पे यस जाऊंगा सर, तो मेरा ये लिंक है, मैं इस लिंक को कॉपी यस सर, करूंगा, आपने तो कॉपी करा। ठीक है। यस सर, उसको कॉपी किया, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके यस बाद सर, ये जो लिंक है, ठीक है, मैं अभी डीलिंक कर रहा हूँ टू शो यू, ठीक है। अभी कोई लिंक यस नहीं सर, है, प्लीज सर। और इसका अंडरलाइन भी हटा देता हूँ मैं। अब कहाँ रहते हैं भाई, देखते नहीं क्या? सर एक्चुअली सर मैं 2 क्लासरूम में ले नहीं पाया सर। ओके, सो इस वाले, अब मुझे इसको हाईलाइट करना है, मुझे इस वाले वर्ड को, इन दोनों टेक्स्ट को मुझे लिंक करना है, राइट। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दोज वर्ड्स एंड क्लिक ऑन दिस इंसर्ट एडिट लिंक ऑप्शन, राइट, एंड जस्ट पेस्ट यूआरएल और टाइप टू सर्च। यहाँ पे आप टाइप करोगे ना तो और भी आपको हो सकता है मिल जाए, व्हाट डज। अब यहाँ पे मेरा आर्टिकल ये देखो, है ना, मेरे जितने भी यहाँ पे यस आप सर, यस सर, या तो यूआरएल डाल दो या टाइप करो, सर्च करो, ठीक है। तो आपका जितना भी आर्टिकल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, व्हाट डज पैसिव इनकम मीन, मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये लिंक कर दिया। उसके बाद मुझे करना है अंडरलाइन ताकि ये पता चले, दैट्स इट, ओके। तो ये लिंक हो गया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू आपका सर, जो थैंक यू। आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो वेबसाइट है, उस पर अगर अदर रिलेवेंट पेजेस हैं, ठीक है, जो कि इस आर्टिकल को भी सपोर्ट करता हो, ठीक है, मीन्स के वेबसाइट ए है अगर आपका, ठीक है, वेबसाइट ए है, और इंटरनल लिंकिंग क्या होती है कि आपका जो सेम वेबसाइट है, मान लीजिए कि लिंक फ्रॉम वेबसाइट ए, राइट, वेबसाइट ए ही मीन्स आपकी जो सेम वेबसाइट है, वेबसाइट ए का लिंक है, ठीक है, आप आर्टिकल लिख रहे हो, और लिंक फ्रॉम वेबसाइट ए मीन्स आप ही के वेबसाइट से जो लिंक उस पर लिंक किया जाएगा उसे इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आउटसाइड, लेकिन वेबसाइट ए और लिंक फ्रॉम वेबसाइट बी कर दूं मैं कि इनका लिंक मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ वेबसाइट ए पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो अपनी वेबसाइट है उसी के किसी रिसोर्स को अगर आप अपने आर्टिकल में कनेक्ट करते हैं
तो उसे इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। और एंकर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? ये जो विजुअल जो वर्ड है, जो टेक्स्ट है, उसे हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ एंकर टेक्स्ट अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट टर्म पैसिव इनकम को ही एंकर टेक्स्ट माना है, राइट। अगर मैं जाऊँ हाउ टू मेक मनी विद अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग्स, ओके, लेट्स हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल लिंक किया हुआ है वो ये है, द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग इन 22। अब यहाँ पे रीड दिस पोस्ट इफ़ यू डोंट नो येट व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। सो व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग जो मैंने यूज़ किया है, ये क्या हो जाएगा, ये एंकर टेक्स्ट है। जो विजुअल चीज़, जो विजुअल टेक्स्ट दिख रहा है आपका, वो एंकर टेक्स्ट है। तो वो मेक सेंस होना चाहिए, मतलब इट शुड मेक सेंस कि आप क्या वर्डिंग यूज़ कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है कि रीड दिस अल्टीमेट गाइड टू सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग। आई नो कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग इज सर्च्ड अ लॉट ऑन वेबसाइट ऑन गूगल, ठीक है। व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सर्च हो रहा है गूगल पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी वो कर दिया जाए, ताकि गूगल जब बॉट इसको सर्च करें तो वो इस लिंक को रिकग्नाइज़ कर सके कि अच्छा ये एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लिंक है, ठीक है। और दूसरी बड़ी वजह ये होती है एंकर टेक्स्ट और इंटरनल लिंक यूज़ करने की, कि मान लीजिए कि आपके इस पोस्ट पे 5000, 10,000, 12,000 ट्रैफिक आ रही है, और आपका जो दूसरा लिंक है जो आपने यहाँ पे लिंक किया, वहाँ पे 1000 टू 2000 तक ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रही है मान लीजिए 10,000, तो आप उस ट्रैफिक को इस वाले साइट पे भी, इस वाले पेज पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या करते हो, अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अलग अलग पेजेस पे ले जाके। तो पेजेस में एक दूसरे पेजेस को कनेक्ट करना, ये भी ऑन पेज एसईओ का एक बेहतरीन प्रैक्टिस है, और इसे करना चाहिए। कि अगर आप के पास एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कि आप यहाँ पे उसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप विकीपीडिया में, मैंने आपको कल दिखाया था कि विकीपीडिया पे जब भी आप जाएंगे तो वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरनल लिंकिंग करते हैं। इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब है कि जैसे जेके रॉलिंग, अब फ्रॉम टुडेज फीचर्ड आर्टिकल, जेके रॉलिंग कौन है, अब इसको इन्होंने यहाँ पे इंटरनल लिंक का, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो विकीपीडिया पे ही जाओगे, लेकिन किस पेज पे जाओगे, जेके रॉलिंग के। अब जेके रॉलिंग कौन है, उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। हैरी उसके बाद पॉटर शी ऑथर रोड है। अ 7 वॉल्यूम चिल्ड्रेंस फैंटेसी सीरीज। अब 7 वॉल्यूम चिल्ड्रेंस फैंटेसी क्या होता है, अब आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके विकीपीडिया पे, ये देखो चिल्ड्रेंस फैंटेसी, ये पढ़ सकते हो, राइट। तो इस तरह से इंटरनल लिंकिंग करना है आपको, कि अगर ऐसा टर्म है जो आपको लगता है कि वो आपके रीडर्स को परेशान करेंगे समझने में, ठीक है, या ऐसा रिसोर्स है जो आपके रीडर्स को और भी मदद करेंगे उस चीज़ को बेहतर समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने पैसिव इनकम की बात की है कि हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हेल्पफुल ये भी चीज़ हो सकती है कि जिनको पैसिव इनकम के बारे में नहीं पता है, वो मेरे अगर इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे कि व्हाट डज़ पैसिव इनकम मीन, तो शायद उनका जो और भी मजबूत हो जाएगा कि पैसिव इनकम क्या है और उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इंटरनल लिंकिंग आपको करनी है। गॉट इट? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। जी, सर, जो ये लिंकिंग का, इंटरलिंकिंग का है, इसको हम ई कॉमर्स में या जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं इसमें भी यूज कर सकते हैं? ये यूज होता है? नॉट रियली। आप उसमें कैसे यूज़ करोगे, मुझे तो नहीं लगता, बट आप वहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट जैसे आप अमेज़ोन पे देखते हो, आप अमेज़ोन ई कॉमर्स की बात कर रही हैं, तो गो ऑन अमेज़ोन एंड चेक कि हाउ दे आर यूजिंग इट, राइट, कैसे उन्होंने वो किया है। यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग की मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर ओके आप कोई सा भी प्रोडक्ट उठाते हैं, मान लीजिए ये प्रोडक्ट उठाते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता, बट इनका अलग तरीका होता है। उनका अलग क्या तरीका होता है कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आप चूज़ करते हो यहाँ पे, तो वो बोलते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप देखो
यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट आपने देखा, अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, ठीक है, तो ये इस तरह से करते हैं। यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। ई कॉमर्स में सिमिलर प्रोडक्ट पीपल आल्सो बाउट, राइट, ओके पीपल सर। आल्सो लाइक्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। इंटरनल लिंकिंग का वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। तो 1 मिनट गाइस। यहाँ पे देखिए, चूज लिंक प्लेसमेंट वाइजली, लिंक्स फ्रॉम ऑथोरिटेटिव सेमेंटिकली रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए, आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे पैसिव इनकम के बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने जो यहाँ पे लिंक दिया है वो पैसिव इनकम के ही बारे में है, राइट, कि पैसिव इनकम क्या मतलब होता है, मैंने उसको यहाँ पे वो किया है। सो इट शुड बी वेरी रिलेवेंट टू द कंटेंट यू आर राइटिंग, ठीक है। ऑन पेज ईट सिग्नल्स, ये कल मैंने आपको बताया था कि ईट क्या होता है, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, राइट। इसकी वजह ये है कि पहले क्या होता था कि कोई भी कुछ भी इंटरनेट पे लिख देता था, और सर्च इंजन के बहुत सारे कोर अपडेट्स के बाद सर्च इंजन थोड़ा सा स्मार्ट हुआ है, राइट, उसको लैंग्वेज समझ में आने लगी है, और क्या नाम है, जो मशीन लर्निंग है वो एआई जो है गूगल का, वो और मजबूत हुआ है। तो इसमें ये होता है कि जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो, मान लीजिए कि आप हेल्थ के ऊपर लिख रहे हो, या फिर आप फिनांस के ऊपर लिख रहे हो, जो कि डायरेक्टली इंसान के हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, इन सब को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो वो फिनांस हो गया, वो आपका लॉ हो गया, ठीक है, वो आपका हेल्थ हो गया। तो इन सारी चीज़ों पे अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका एक्सपर्टीज़ है क्या उसमें, क्या आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, क्या आप उसके प्रोफेसर हो, क्या आप उसके लेक्चरर हो, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। जिसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था कि हेल्थ लाइन में आप जब जाएंगे तो इनके जब आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑथर्स बायो में ये लिखा हुआ होता है कि रिटन बाय क्रिस गनन्स बीएससी, मेडिकली रिव्यूड बाय कैथरीन मोरिंगो, एलडीएन आरडी न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वेट लॉस की बात हो रही है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो वही इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इनका जो ऑथर बायो है वो ऑलरेडी इनके वेबसाइट पे डला हुआ है, तो गूगल उसको भी देखता है, अच्छा कि एजुकेशन क्या है इनका, ठीक है, कहाँ से सर्टिफिकेशन है इनका, राइट। तो इन सारी चीज़ों को गूगल अपने क्वालिटी रेटर्स के थ्रू चेक कराता है। जब भी आप आर्टिकल डालते हो उस पर, तो वो सबसे पहले रिव्यू करेगा, उसके बाद ही इस आर्टिकल को रैंक करेगा, अगर वो हेल्थ, फाइनेंस और लॉ वगैरह में सारी चीज़ें में आते हैं, वो उस कैटेगरी में अगर आता है, ठीक। तो उसी का एक वो है YMYL कैटेगरी, जो मैंने आपसे बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ईट के थ्रू मतलब सर कोई नॉर्मल पर्सन सर वो इन सब चीजों को हेल्थ के ऊपर मतलब अपना लिख सकता है? आवाज़ कट रही है आपकी। सर अब आ रही है? जी बताइए। सर मैं कह रहा हूँ, तो सर जैसा आपने बताया कि ईट के अंदर सर तो कोई भी मतलब नॉर्मल पर्सन वो क्या सर हेल्थ वगैरह पर अपना कोई आर्टिकल ब्लॉगिंग सर नहीं कर सकता मतलब? बिल्कुल नहीं, अगर आप करते भी हो तो वो रैंक ही नहीं होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे अब आपको एक्सपर्टीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। जब तक आपका
ईट का मतलब ही ईट जो अपडेट्स आया था उसका मतलब ही ये है एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, गूगल कभी भी अपने रिजल्ट को वो नहीं करना चाहता, ठीक है, अपने ऑडियंस को मिसगाइड नहीं करना चाहता, इसलिए उसके अपडेट्स आते रहते हैं। तो उसमें जो ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ईट का अपडेट जो अभी आया है, उसके बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वेबसाइट्स डी रैंक कर दिए गए हैं, ठीक है, पीछे फेंक दिए गए हैं। अब जो भी आप टॉप रिजल्ट देखोगे ना, उसमें आपको दूसरी वेबसाइट्स मिलेगी ही नहीं, ठीक है। आप देखोगे कि बड़ी बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जिसपे वाकई में डॉक्टर्स लिख रहे हैं, ठीक है, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वही उसके बारे में सुझाव दे रहे हैं, चाहे वो फिनांस हो, चाहे वो ये क्या नाम है हेल्थ हो। तो इन सब पे अगर आपका अथॉरिटी नहीं है या फिर आप किसी डॉक्टर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, अगर आप भी ये लिखते हो, आप भी ऑथर बायो बना देते हो कि यस आपने यह लिखा आपने, लेकिन मेडिकली किससे रिव्यूड है, तो जिससे रिव्यूड है उसका आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा कि वो उनका क्या एक्सपर्टीज़ है, कहाँ से पढ़ाई किया है, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो गूगल पहले उस चीज़ का जो सोर्स पता करता है कि ये किसने लिखा है, उसकी अथॉरिटी क्या है, राइट। क्योंकि ये डायरेक्टली किस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ, राइट, इन सब चीज़ों को, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट तो सर करता हम है। एक्सपर्टाइज के लिए मतलब हमें कोई अपना सर्टिफिकेट वगैरह वो सब शो ना करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो आपके पास डॉक्टर्स की या डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी जिस चीज़ पे भी आप लिख रहे हैं, या तो उनका आपके पास वो होना चाहिए, क्या नाम है, ऑथर बायो होना चाहिए आपके वेबसाइट पे, अगर कोई रिव्यू कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को, या सर डायरेक्टली रिव्यू आप कैसे करते हैं? क्या रिव्यू करते हैं? अरे रिव्यू आप जैसे मतलब जो पोस्ट होता है। मैंने आर्टिकल लिखा, वो आप किसी डॉक्टर से आप रिव्यू करवाइए, उससे चेक करवाइए कि जो मैंने लिखा है क्या वो सही है या उसमें कुछ गलत है। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या कोई ऑनलाइन प्रोसीजर इसमें कोई स्टेप भी नो होता है नो क्या नो 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 रिव्यू नो करने नो का? क्या बस मेंशनिंग होती है? नो नो, सिर्फ मेंशनिंग कैसे हो जाएगी? आप ऐसे कैसे मेंशन कर दोगे किसी को? ठीक है, जाहिर सी बात है आपको नहीं, उसे जैसे मेंशन करना रिव्यू करा पड़ेगा। दिया और उसके बाद उस डॉक्टर का वो मेंशन कर दिया, बस वो काफी है कि यस आ, यस, दैट इज एनफ, दैट इज एनफ, ऑफ ओके। कोर्स। आपको मिलना पड़ेगा डॉक्टर से, अगर डॉक्टर हैं तो, ठीक है, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या अगर है, क्या खुद ही एजुकेशन सर है। कोई सर बट अगर खुद ही कोई डॉक्टर या लॉयर है तो सर वो मतलब अपने आप को किस तरीके से चेक कराए मतलब सर गूगल को? भाई उसका अपना गूगल लोकल बिजनेस लिस्टिंग होगी, ठीक है, कहीं कोई वेबसाइट होगी उसकी, राइट, उसका सर्टिफिकेशन होगा, उसका एजुकेशन होगा, कहाँ से एजुकेशन लिया है वो होगा, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ईट सिग्नल्स आर देयर फॉर यूजर्स एज मच एज क्वालिटी रेटेड, सो अवार्ड्स, testimonials and case studies can add value for your target audience। तो इन सारी चीज़ों का आपको वहाँ पे अपने वेबसाइट पे दिखाना पड़ेगा, तब जाके गूगल उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी, या फिर ऐसा भी होता है कि आपके वेबसाइट को किसी और ने जो कि एक्सपर्ट है उसने रेफ़र किया है या नहीं किया है, ठीक है। अगर उसने रेफ़र किया है या उसकी वेबसाइट पे आपके वेबसाइट का लिंक है, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि कभी कभी हम ये कहते हैं कि अच्छे इसके बहुत अच्छे लिंक्स हैं, राइट। बहुत अच्छे लिंक्स का क्या मतलब है बताइए? कि आई मीन जो सर नेता मतलब है बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं। या बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उससे उसकी क्या होती है, उससे उसकी अथॉरिटी बढ़ती है, ठीक है। आप मेरा तारुफ किसी से करा रहे हो, मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरे बारे में ये बता रहे हो कि ही हैज़ वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, एमपी से कॉन्टैक्ट है, एमएलए से कॉन्टैक्ट है, तो उससे क्या होती है, एक अथॉरिटी बढ़ती है। तो द मोर contacts, the more links you have, the more links your website have on other websites, the more authority you will have, ठीक है। और अच्छी अच्छी वेबसाइट, मान लीजिए कि हेल्थ लाइन एक बहुत बड़ी मेडिकल की वेबसाइट है, हेल्थ लाइन जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये बहुत बड़ी हेल्थ की वेबसाइट है और इसकी अथॉरिटी है। गूगल जानता है कि इनके पास डॉक्टर्स हैं, सारी चीज़ें मेडिकली रिव्यूड होती हैं, उसके बाद ये
लिखते हैं, इनके आर्टिकल्स ऐसे वैसे नहीं होते, ठीक है। डॉक्टर सी लिखते हैं, डॉक्टर सी रिव्यू करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट हो गई। तो जब ये अगर आपके वेबसाइट को लिंक करेगा यहाँ पे, मान लीजिए कोई आर्टिकल इसने लिखा और उसमें ये लिख दिया कि आयान खान की जो ये वेबसाइट है इस पे आप इस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, तो गूगल की नज़र में जब इसकी अथॉरिटी है और इसने आपको मेंशन किया है तो आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि लिंक जो होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का लिंक अगर किसी ऑथोरिटेटिव वेबसाइट पे है, किसी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट पे है, तो आपका ऑटोमेटिकली रैंक बढ़ जाता है, ठीक है। वो हम जब ऑफ पेज एसईओ की बात करेंगे लिंक बिल्डिंग में, तब हम बात करेंगे वो क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस और ईट सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, तो ईट सिग्नल में आपको एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। और वो कैसे हो सकती हैं? या तो आप किसी लॉयर से, लॉयर अगर आप लॉ के बारे में कुछ लिख रहे हो तो किसी लॉयर से आपका कनेक्शन होना चाहिए। अगर मेडिकली कुछ चीज़ लिख रहे हो तो उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। अगर फिनांस के बारे में लिख रहे हो तो आपके पास फिनांस की होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन, जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोकल न्यूज़ में आए रहते हो तो गूगल जब क्रॉल करेगा तो आपके बारे में पता चल जाएगा कि अच्छा ये न्यूज़ में भी आए हुए हैं, तो आपकी अथॉरिटी ऐसी ही बढ़ जाएगी। तो इससे आप डॉज नहीं कर सकते गूगल को कि आप नहीं हैं फिर भी आप दिखा रहे हो, क्योंकि गूगल को पता लग जाता है, ठीक है। वो पूरा इंटरनेट छान मारता है उस चीज़ के बारे में, तब जाकर वो आपके आर्टिकल को रैंक करेगा। अदरवाइज़ अगर आप इस चीज़ में आर्टिकल लिखते हैं, हेल्थ पे लिखते हैं, YMYL कैटेगरी वाले जो भी हैं, हेल्थ है, फाइनेंस है, लॉ है, रिलेशनशिप है, इन सब पे अगर आप लिखते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी रैंक नहीं हो पाएंगी अगर आपकी अथॉरिटी प्रूफ नहीं हुई है। अगर आप उसको प्रूव कर देते हो, अगर प्रूफ मिल जाता है गूगल को तो ज़रूर से वो रैंक होगी, अगर नहीं मिलता है तो वो डेफिनेटली रैंक नहीं होगी, ठीक है। और मैंने रेफरेंस यहाँ पे SEM रश का एक आर्टिकल का देख दिया है कि ईट एंड YM हेलो। न्यू गूगल सर्च गाइडलाइंस जो भी है क्वालिटी कंटेंट के बारे में, तो इसके बारे में आप यहाँ पे इन डेप्थ में पढ़ सकते हो कि YMYL कैटेगरी क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे आप उसमें किस तरह से उसको आप अपने वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट दैट आंसर्स पीपल आल्सो आस्क एंड फैक्ट्स, राइट। कल भी मैंने बताया था कि जब भी आप कोई किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, राइट। मैं इस चीज़ पे लिख रहा हूँ तो सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊँगा और गूगल पे इस चीज़ को सर्च करूँगा कि अदर कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 23 पैसिव इनकम आइडियाज़ टू बिल्ड वेल्थ इन 2022, राइट। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, ये देखो, पीपल ऑल्सो आस्क हाउ कैन आई मेक $1000 a month पैसिव, हाउ डू यू स्टार्ट पैसिव जनरेटिंग इनकम, हाउ कैन आई मेक पैसिव इनकम विद नो मनी, हाउ डू आई जनरेट मंथली पैसिव इनकम। तो जब मैं ये पोस्ट लिख रहा हूँ कि हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, तो ये जो पीपल आल्सो आस्क का जो वो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे गूगल पे, जब आप नीचे जाओगे पीपल आल्सो आस्क का जो ऑप्शन है, इनमें सारे क्वेश्चन का अगर आप जवाब यहाँ पे देते हो तो ये भी ऑन पेज एसईओ का एक बेहतरीन प्रैक्टिस है, सॉरी। और अगर किसी ने ये पूछा है या किसी ने इस चीज़ को, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे सर्च किया है, तो हो सकता है कि आपका जो आर्टिकल है वो वहाँ पे अपीयर हो। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे अपने आर्टिकल पे एड्रेस करते हो, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बना के अगर आप डाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल पे आपने देखा होगा कि नीचे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का आंसर दिया होता है, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि इन सब क्वेश्चन के आंसर भी हम अपने आर्टिकल में फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे दे दें, ताकि यूज़र्स को और भी ज़्यादा आसानी हो। एंड ऑल्सो गूगल लव्स इट, एंड द मोर गूगल लव्स इट द मोर योर रैंकिंग विल बी, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो नीचे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे कि लोगों ने क्या क्या सर्च किया, हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम विद नो इनिशियल फंड्स, पैसिव इनकम आइडियाज़ 2022,
तो इन सब का भी अगर आप आंसर देते हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं उनको आप मात दे सकते हो, उनको आप पीछे छोड़ के आपकी अच्छी रैंकिंग बन सकती है, राइट। तो कोशिश करनी चाहिए कि पीपल आल्सो आस्क के क्वेश्चन को आप आंसर करें, और ये जो नीचे आपका आता है गूगल के सबसे लास्ट पेज पे, ठीक है, बॉटम पे, इन सारे क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं, राइट गाइस। सर अगर शॉर्ट वो लेकर वो चलेंगे क्यों क्योंकि वो ज्यादा वो मतलब कि सर्चिंग कीवर्ड्स वो लेकर वो चलेंगे तो फिर हमारा वो रिजल्ट भी वो मतलब कि टॉप पेज पर वो आएगा, क्योंकि वो कस्टमर्स को देखेगा भी वो इजली वे में। क्योंकि अगर हम वो क्वेश्चन वाला लेकर चलेंगे तो फिर कोई भी मतलब कि क्वेश्चन के वो अकॉर्डिंग भी वो सर्च वो करते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट वो मतलब सेकंड पेज या फिर वो थर्ड पेज के वो अकॉर्डिंग वो आएगा। अगर हम कोई भी वो मतलब कीवर्ड लेकर चलते हैं या फिर कुछ भी अपने अपने वो ये वो मतलब टाइटल को अगर हम शॉर्ट वो करते हैं तो फिर ज्यादा वो मतलब की सर्चिंग एक्टिविटी उस पर मतलब की इजली मतलब की वो हो भी सकती है। और जो जो भी मेरे वो मतलब कॉम्पिटिटर्स हैं उन उन लोगों ने वो कैचेस वो क्या उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग भी इसको वो मतलब यूज वो करेंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा हमारा रिजल्ट में मतलब कि टॉप पेज पर वो दिखेगा। अगर ऐसा यूज कर सकते हैं सर हम लोग इसमें। बिल्कुल, राइट गाइस। उसके अलावा आपको अपने आर्टिकल में एक्सटर्नल जो भी रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए कि आप ये आर्टिकल का सर्च किया, आप लिख रहे हैं इस आर्टिकल के बारे में, राइट, लेकिन आपने रिसर्च के दौरान बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज पाए जो कि अगर आप इस आर्टिकल से जोड़ दें, इस आर्टिकल पे लिंक कर दें एक्सटर्नल रिसोर्सेज को, तो आपके यूज़र्स को और भी फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट दिस एंड हियरिंग फ्रॉम वन ऑफ डैन लॉक्स फार्मर्स टू चेक आउट दिस वीडियो फ्रॉम कॉफीज़िला, राइट। इन्होंने यूट्यूब का एक लिंक यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज से किस लिए कि जो बात ये कह रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है वो चीज़, ठीक है। तो उसको जो चीज़ सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ का आपने लिंक यहाँ पे दे दिया ताकि इन डेप्थ में अगर किसी को जानकारी चाहिए तो वो यहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका ये आर्टिकल डैन लॉक के बारे में है, तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लिंक कर दिया है ताकि जो इन डेप्थ में जिसको जानकारी चाहिए कि हु इज़ डैन लॉक, राइट, वो यहाँ पे जाकर पढ़ सके। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी आपको अपने आर्टिकल में लगाना है, उससे उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, राइट। अब क्या है डेस्क्रिप्टिव इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके इस्तेमाल की सिर्फ एक ही वजह होती है और वो ये कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको नहीं दिखता है, वो इस चीज़ से पता लगा लेते हैं कि आपने उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस इमेज का, जो भी इमेज आप अपने वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। जैसे आपने ये इमेज यूज़ किया है तो इस इमेज का फाइल नेम भी सेम होना चाहिए और दूसरा इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि ये इमेज क्या दर्शाता है, इस इमेज को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में, ठीक है। तो जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें अगर इमेज का अगर यूज़ कर रहे हैं, मेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स, let me add one image, चलिए यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी में देखता हूँ कुछ है।
उसका पहले मैं नेम चेंज करता हूँ यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जब ये अपलोड हो जाता है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। Let it upload, guys. It is taking time. नहीं हो पाया अपलोड। चलो कुछ और पोस्ट करके दिखाता हूँ। ये अपलोड नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। इंसर्ट इनटू पोस्ट, और यहाँ पे जो भी टाइटल है डायरेक्ट आप टाइटल लिख सकते हो या डायरेक्ट आप कीवर्ड लिख सकते हो, या फिर वो जो इमेज जिस चीज़ के बारे में है, जो भी चीज़ आप बता रहे हो, जिस चीज़ के बारे में इमेज है उस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ पे भूल गए तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे डालकर आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि वो इमेज किस चीज़ के बारे में है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम का, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, राइट। आ गया, यहाँ पे लिख दूँगा हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम। तो 3 4 5 आप इमेजेस डाल दीजिए उसको और बेहतर बनाने के लिए। जिप्स डाल दीजिए, जितना आप रिच कंटेंट डालेंगे ये विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा रैंक कराने में, ठीक है। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं और भी इमेजेस। मेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे
स्टॉक फ़ोटोज़ अगर उठाने हैं तो यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन आप स्टॉक फ़ोटो ना उठाकर कैनवा से खुद डिज़ाइन कीजिए canva.com पे जाके। ओरिजिनल फ़ोटोज़ टेंड टू रैंक हायर देन दी स्टॉक फ़ोटोज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पैसिव इनकम ऑनलाइन कोर्स ढूंढूँ, यहाँ से मान लीजिए फ्री डाउनलोड ऑनलाइन कोर्स, I'm talking about making an online course. You can just write it here and insert it into course once it is uploaded. तो इमेज जो भी आप डाल लें उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में, ये ठीक है। ये भी ऑन पेज एसईओ का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है ये आपकी वेबसाइट पर। वैलिड स्कीमा मार्कअप, schema markup is a collection of code snippets that can be placed on any page of a website in order to call out specific aspects of the page in the search results. Pages with structured data tend to receive higher click through rates, means कि इस तरह से जो पेजेस आते हैं जो कि अट्रैक्टिव दिखते हैं, उनका क्लिक थ्रू रेट, उन पे जो क्लिक होती है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत के इस तरह की, ठीक है, सिंपल सी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कल मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी आपका प्लगइन है, ड्राफ्ट में क्या था, कोई सा भी प्लगइन है आपका, रैंक मैथ है कि यूस्ट है कि ऑल इन वन एसईओ प्लगइन है, आप यहाँ पे स्कीमा टेम्पलेट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाएं स्कीमा टेम्पलेट्स पे, यहाँ से आप जनरेट कर लें जिस चीज़ के बारे में भी है आपका। यहाँ पे जाके आप आर्टिकल है, बुक है, क्राउजल है, जिस चीज़ के बारे में भी आप लिखना चाहते हैं या आपने लिखा है उस चीज़ का आप यहाँ से स्कीमा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसके बारे में लिखता हूँ, अल्टीमेट गाइड टू सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग, मैं इसका स्कीमा जनरेट करता हूँ। हेडलाइन टाइटल क्या है और राहुल सर, जी राहुल सर, जी बताइए भाई। बस एक छोटी सी बात कहनी थी सर। जी बताइए। वो सर जो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना आपकी, हाँ वो व्हाट यू आर टॉकिंग नाउ, मतलब जैसे अभी आप पढ़ा रहे हैं तो जो आप बोल रहे हैं ना, मतलब आई फेल्ट इट, आई डू नॉट नो अबाउट अदर पीपल, तो मुझे ये वीडियो जैसे भी आप जो भी कर रहे हैं एक्टिविटीज इन द विजुअल,
that does not sync with what you are speaking at that moment. मतलब उस समय पे वो वीडियो शो नहीं हो रहा होता, यही सर बताना था सर। सर तो आप अपनी कोई रिकॉर्डिंग कर लें, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता दोस्त। हाँ मतलब मैंने पिछले हफ्ते का देखा था सर, क्योंकि बना रहे थे ना वेबसाइट, उस टाइम पे देखना पड़ा था काफी, आपसे डिस्कशन भी हो रहा था व्हाट्सएप पे। बट वो क्या था कि वीडियो थोड़ा धीरे धीरे चलता था और आपकी आवाज तो सारी आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे नहीं पता सर कि क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, बस ये रख रहा था। अगर और लोगों ने भी फेस किया है तो बात अलग है, या मैं ही कर रहा हूँ तो हो सकता है सर मेरे यहाँ प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी यही हुआ है सर। ओके, ये मैंने भी फेस किया है। कीवर्ड्स है एफिलिएट मार्केटिंग इन 2022, राइट, ब्लॉग पोस्ट है ये, ठीक है। सेव, दैट्स इट। दैट्स इट। स्कीमा आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, और जिस चीज़ के लिए भी करना है वहाँ से आप सेलेक्ट करके स्कीमा जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस वाले टूल पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये मैंने ऑप्शन दे दिया है, आप यहाँ से जा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कैनोनिकल टैग्स की। एनीवन नोज अबाउट कैनोनिकल टैग्स? जी, कैनोनिकल टैग्स के बारे में किसी को पता है? बाज़ दफ़ा नो ऐसा सर। होता है कि आपके वेबसाइट पे ना बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं जो कि जिस पे सेम कंटेंट होता है। तो जब गूगल का बॉट आता है या गूगल क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट को, तो उसे लगता है कि अच्छा यूआरएल तो डिफरेंट है, लेकिन इन्होंने कंटेंट सेम डाल रखा है, तो ये डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाता है। और डुप्लीकेट कंटेंट जो है हमेशा गूगल हेट करता है कि डुप्लीकेट कंटेंट आपकी वेबसाइट पे नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपने कहीं से कॉपी करके मारा हो या आपने ही कंटेंट को दोबारा किसी पेज पे लगाया हो। मिसाल के तौर पर कि एक पेज है आपका जिस पर आपने कुछ लिखा है, लेकिन दूसरा पेज है एक जिस पर आपने उसका प्रिंट ऑप्शन दे रखा है कि लोग वहाँ पे प्रिंट कर सकें। तो जो मेन पेज है, जो कंटेंट मेन पेज पे लिखा हुआ है, सेम कंटेंट प्रिंट पेज पे भी है। तो गूगल जब बॉट जब उसको क्रॉल करता है उस वेबसाइट को, तो उसे लगता है कि सेम कंटेंट है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है गूगल के साथ कि कौन से यूआरएल को वो आपके इंडेक्स करे। तो कैनोनिकल टैग्स इसमें हेल्प करते हैं गूगल को ये बताने में, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई मेरे ये 2 पेजेस हैं, बट तुम्हें जो रैंक करना है वो मेरी ओरिजिनल यूआरएल को करना है। गॉट इट? मान लीजिए आपके बहुत सारे हो सकते हैं यूआरएल, http www.example.com, https www.example.com, http example.com, राइट। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम कैनोनिकल टैग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैनोनिकल टैग का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, लिंक रिले इज इक्वल टू कैनोनिकल href https example.com सैम्पल पे जो भी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट कैनोनिकल टैग योर ओरिजिनल यूआरएल ऑन द और द यूआरएल यू वांट टू इंडेक्स ऑन द डुप्लीकेट कंटेंट पेज। मिसाल के तौर पर अगर मेरा ये आर्टिकल डुप्लीकेट कंटेंट है, राइट, और एक यूआरएल है जो कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, मान लीजिए ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट का यूआरएल है, तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल कंटेंट के यूआरएल को कॉपी करूँगा और मेरा जो
डुप्लीकेट कंटेंट पेज है, मीन्स ये डुप्लीकेट कंटेंट पेज है, इसमें आप क्या करेंगे, उस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा, एडवांस सेक्शन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनोनिकल यूआरएल, ठीक है। सर ये फाइंड आउट वो कैसे करेंगे इसको कि मैंने अपने वो वेबसाइट पर वो मतलब कैनोनिकल टैग वो यूज हो किया है कि नहीं। अगर हम व्यू पेज सोर्स में वो जाएंगे, अगर हम वहाँ पे मतलब कंट्रोल F वो ये वो मतलब कि वो करेंगे तो ये तो फिर वो दिखा देगा कि वो ये मेरी वेबसाइट पर वो यूज वो हुआ है, क्योंकि वो दो क्योंकि वो इट इज क्योंकि वो दो पेज को वो सिमिलर वो ये वो मतलब कि वो करते हैं। तो यहाँ पर so that is the main use of the canonical। और सर ऐसे भी मतलब कि इशू भी वो होते हैं, क्योंकि गूगल मतलब कि इजीली तरीके से मतलब कि फाइंड आउट वो कर नहीं पाता है। और कोई भी कस्टमर्स वो रहेंगे तो वो मेरे पेज से वो मतलब कि ये वो मतलब दूसरे के वो वेबसाइट मतलब कि शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके वजह से मेरा जो भी मतलब कि बाउंस रेट है वो मेरा मतलब कि अप हो जाएगा। तो सर ऐसे हम लोग वो कैसे कर सकते हैं ये वेट सर? मिस्टर फरहान रहमान, वेट। यस सर, मैं यस। क्या कह रहा हूँ कि दो पेजेस हैं आपके, राइट, एक मेन पेज है, एक उसका डुप्लीकेट पेज है, ठीक है। तो डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए, या गूगल को आप ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई जो डुप्लीकेट है वो मेरा इंडेक्स नहीं होना चाहिए, जो मेरा ओरिजिनल है, तो कैसे आप बताओगे? आप ऐसे बताओगे कि आपका जो भी डुप्लीकेट पेज है उस पर आप ओरिजिनल का यूआरएल यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका जो डुप्लीकेट कंटेंट है वो इंडेक्स नहीं होगा, आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है वही इंडेक्स होगा, दैट्स इट, यही इसका ओके काम है, ओके ओके सर, डन ओके। तो उसके बाद robots.txt फाइल की मैंने बात करी थी, ठीक है जी। किसी ने कुछ पूछा? यस सर, मुझे पूछना था, एक क्वेरी थी सर। हाँ बताओ। सर बट जो हमने चीज अपनी ओरिजिनल कॉन्टेक्ट को सर हमने अपलोड कर रखी है सर, फिर हम उसे इतने डुप्लीकेट पर सर क्यों अपलोड करेंगे? क्या? सर जैसे आपने बताया ना कि हमने अगर अपने ओरिजिनल पेज पर जब हमने जो चीज अपलोड कर रखी है सर, हम उसे अपने डुप्लीकेट पेज पर क्यों डालेंगे सर? क्यों डालेंगे? यस देखो, सर। वही मैंने बताया कि अगर आपका एक पेज है, मान लीजिए, क्यों डालेंगे, इसका ये आंसर है कि मान लीजिए आपका एक यूआरएल है https://www.example.com सैम्पल पेज, ठीक है, ये आपका मेन पेज हो गया, ओके। यस सर। अब मान लीजिए मैं एक पेज और बनाता हूँ और उसका यूआरएल है https://www.example.com सैम्पल पेज प्रिंट, राइट। यस अब सर। ये प्रिंट वाला जो यूआरएल है मैंने इसलिए डाल रखा है कि यहाँ पे मेरे जो ऑडियंस है वो उसको प्रिंट कर सकें, राइट, प्रिंटेबल है ओके। वो। तो कंटेंट तो दोनों में सेम रहेगा ना, यस सर। ठीक है। तो जब कंटेंट सेम रहेगा तो मुझे तो ये गूगल को बताना पड़ेगा ना भाई कि मुझे जो इंडेक्स करना है वो ये करना है, ये वाला नहीं कर देना जाके, क्योंकि जो ओके सर। ऑडियंस हमारे वेबसाइट पे आएगी उसी को ये दिखे ये वाला पेज, ठीक है। ये पेज इंडेक्स नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले पेज पे जाऊँगा और अपना ये वाला यूआरएल डाल दूँगा ताकि गूगल को ये पता चले अच्छा ये इनका मेन पेज है और इसी को हमें इंडेक्स करना है, इसको नहीं करना है, ओके। ओके सर। ओके, बहुत सारे थैंक यू। ऐसे वो हो सकते हैं। अभी आपने गूगल के AMP पेजेस भी देखे होंगे, MP यस पेज, यस यस सर, ये एक्सेलेरेटेड दो मोबाइल पेजेस सर। हाँ, यस सर, सर एक्सेलरेटेड ये दो यूआरएल मोबाइल है। पेजेस सर। सर ये दो इसको हम लोग मतलब कि ईमेल मार्केटिंग में भी सर इसका मतलब कि यूज वो करते हैं, हाँ, क्योंकि वो फोन में वो कैसे दिखेगा और ये वो मतलब लैपटॉप पे वो कैसे दिखेगा, उसके लिए हम लोग मतलब कि AMP स्क्रिप्ट भी वो यूज वो करते हैं, क्योंकि हमें अगर हम वेबसाइट बनाते तो हमारे इस मतलब की वो स्क्रिप्ट वो जरूर होना चाहिए उसके अंदर। तो फिर वो तभी वो गूगल मेरे वो हम लोग वेबसाइट मतलब की शो वो करेगा लाइक एज इट नहीं। इज। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको डुप्लीकेट कंटेंट रखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो
जो मैंने आपको बताया है कि आप अपने पेज पे जाइए, उसके एडवांस सेक्शन में जाइए, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन है या योस्ट है या और डुप्लीकेट कंटेंट पे अपना ओरिजिनल यूआरएल डाल दीजिए, ठीक है, कैनोनिकल यूआरएल में। ऑलराइट, दैट्स इट। सर एक बात पूछनी थी, जी बताइए। छोटी सी। सर ये जैसे 2 यूआरएल हैं, जी तो दैट मीन्स दीज आर 2, मतलब होस्टिंग 2 बार ली मैंने, मतलब 2 बार डोमेन लिया मैंने। ऑफ कोर्स नॉट। यूआरएल का क्या मतलब होता है? यूआरएल और वेबसाइट में आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा? यूआरएल और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? आई मीन डोमेन नेम एंड यूआरएल में क्या डिफरेंस है? सर मैं कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए सवाल पूछ लिया मैंने। आप यूआरएल देखिए, यूआरएल हो सकता है www.facebook.com इज़ अ यूआरएल, ये इज़ अ डोमेन नेम, राइट? राइट बट सर। अगर मैं यूआरएल की बात करूं तो यूआरएल क्या होता है? यूआरएल इज़ अ सेट ऑफ पेजेस। अब मैं दूँ www.facebook.com/zaulqamar, राइट? सो दिस इज़ अ यूआरएल, exact URL, exact page of that facebook.com, राइट? राइट सर, ठीक है। तो इसका यही मतलब अब हुआ ना जैसे सर कि ये है डोमेन तो कि वही है, उसके अंदर ये एक पेज एम्बेडेड है। smartdigitallifestyle.com, it is a domain, but slash the ultimate guide to successful affiliate marketing, it is a URL, ठीक है, it is a जी set सर जी। of pages, ठीक है, URL is a set of pages that you have on your website, on your domain, ठीक है, राइट वो सर, राइट URL सर। तो होता है। तो you यूआरएल इज अ have to किड ऑफ put the डोमेन। URL, not the domain name। मैं URL की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है या जी। तो मान लीजिए कि एक URL पे, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी कि example.com, ये तो डोमेन नेम है, बट स्लैश सैम्पल पेज इट इज़ अ URL ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है, दिस इज़ अ URL नॉट अ डोमेन नेम। तो इसके लिए होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप अपने सर यूआरएल ये ऑटोमेटिक जनरेटेड यस ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ये आपके वेबसाइट के अंदर होता है, ये सेट ऑफ पेजेस को आप वेबसाइट बोलते हो ना, ठीक है, मतलब तो फिर ये जब पेज बनाएंगे तो उसके अंदर ये यूआरएल अपने आप बनते जाएंगे ना, जो हम कंटेंट बनाएंगे। ऑफ कोर्स अभी जो मैंने आपको एक वो दिखाया है, अब यहाँ पे मैंने एक पोस्ट लिखा है, ये तो ये क्या हो गया, ये URL है इस पेज का, ठीक है, राइट? ठीक है। ये मैं सर आई वाज नॉट देयर यस्टरडे, तो मुझे नो इस प्रॉब्लम, चीज का, तो मैं इसलिए पूछ रहा नो प्रॉब्लम। तो ये URL हो गया, ठीक है, हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम इस www.smartdigitallifestyle.com/how to generate passive income, but my domain name is same, right? हाउ टू ये www.smartdigitallifestyle.com इज़ माई वेबसाइट डोमेन नेम, इज़ माई वेबसाइट URL। अब इस पे जब मैं इसके अंदर जब जाऊंगा तब मुझे ये URL मिलेगा, राइट? अगर आप मेरे इस smartdigitallifestyle.com पे पहुंच गए तो ये तो मेरा डोमेन नेम है, बट इनके अलग अलग URLs पे पहुंचने के लिए आपको जिस पे भी पेज पे भी जाएंगे आप, जिस भी ब्लॉग पोस्ट पे जाएंगे आप, तो वो आपका URL होगा, ठीक है, कंटेंट प्लानिंग आप देख रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड URL। अब मान लीजिए कि ये मेरा मेन पेज है, ठीक है, और इसी का एक कंटेंट प्लानिंग मान लीजिए पेज 2 में कर देता हूँ, ठीक है, उस पर भी सेम कंटेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो कंटेंट है ये डुप्लीकेट है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पेज पे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सबसे नीचे जाइए और जो भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप उसके एडवांस सेक्शन में जब आएंगे तो कैनोनिकल टैग्स या कैनोनिकल URL का ऑप्शन होगा, उस डुप्लीकेट कंटेंट पे आपका जो मेन वो है, मेन URL है, वो डाल देना है, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग एल्स, देयर इज़ नथिंग टेक्निकल इन इट, ओके, इफ़ एंड इफ़ ओनली you have duplicate content on your pages or posts, that's it। उसके बाद बात आती थी robots.txt फाइल की। तो robots.txt फाइल क्या होता है, जब भी गूगल सर्च बॉट, गूगल बॉट आपके वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले जो वो चीज़ ढूंढता है वो robots.txt फाइल ही ढूंढता है, ठीक है। उस robots.txt फाइल में आप
क्रॉलर को आप गूगल बॉट को ये इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपके वेबसाइट के किस लिंक को उसे क्रॉल करना है, किस लिंक पे जाना है और किस लिंक पे नहीं जाना है। मिसाल के तौर पर मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि https://www.example.com/wp-admin URL को वो क्रॉल करे, क्योंकि ये मेरे लिए है, ठीक है। wp-admin से मैं अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करता हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये URL मेरा इंडेक्स हो यहाँ पे, ठीक है। कभी मैं ये नहीं चाहूँगा कि www.smartdigitallifestyle.com एंड /wp-admin ये वाला URL मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये इंडेक्स हो, राइट। I will never want it to be indexed. Why? Because इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है इंडेक्स कराने की। मैं नहीं चाहता कि कोई इस URL पे पहुँचे, क्योंकि ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। So you basically what you do on robots.txt file, you give instruction to the search engine crawlers which URLs the crawler can access on your site, ठीक है। You give instruction that where they can go on your website and index the URLs, right? और वो रूट डायरेक्टरी में जाता है। मिसाल के तौर पे आपका example.com अगर आपका वेबसाइट है तो /robots.txt फाइल ही आपके रूट डायरेक्टरी में ही ये फाइल जाएगी, अपलोड होगी। अब आप देख सकते हैं कि किसी का भी आप चेक कर सकते हैं कि उनका robot.txt फाइल क्या, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, और ये इंस्ट्रक्शन वरी करेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी और का कॉपी मार सकते हो। आप डालें facebook.com/robots.txt फाइल, robot.txt, आपको मिल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या लिख रखा है। यूज़र एजेंट जिस चीज़ को वो बोल रहे हैं, ये एप्पल बॉट को बोल रहे हैं, एप्पल बॉट को बोल रहे हैं कि मेरे इस URL जो भी URL स्लैश के बाद इस पे ख़त्म होता है उसको डिसअलाउ कर रहा है ये, कि दे कैन नॉट एक्सेस दीज लिंक्स, राइट। ये यूज़र एजेंट बाइडू स्पाइडर, अब ये भी कोई बॉट है, ये इस बॉट को क्या बोल रहे हैं, डिसअलाउ करने के लिए। किस किस को? facebook.com/ajax, facebook.com/album.php, इन सब को ये नहीं चाहता कि ये क्रॉल करें, ठीक है। बिंग बॉट मीन्स बिंग का जो बॉट है वो, उसको नहीं चाहता यूज़र एजेंट बिंग बॉट। तो ये जो txt फाइल है ये आप या तो रूट डायरेक्टरी में अपलोड करेंगे, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे जनरल सेटिंग्स में, अपने SEO प्लगइन के जनरल सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है robots.txt फाइल को डायरेक्ट एडिट करने का। यहाँ पे आप दे सकते हैं एडिट robots.txt फाइल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यूज़र एजेंट स्टार दिया हुआ है, ठीक है। facebook.com पे अगर आप जाएंगे तो ये इंडिविजुअली हर बॉट का नाम ले रहा है, मतलब बिंग का बॉट, बिंग इज़ अ सर्च इंजन, राइट। डिस्कॉर्ड बॉट, डिस्कॉर्ड बहुत लोग जानते होंगे, डिस्कॉर्ड के बॉट को क्या नहीं कह रहा है डिसअलाउ करने के लिए किस किस चीज़ को, ये सारी चीज़ों को, राइट। उसी तरह से गूगल बॉट भी आप देखेंगे, ये देखो गूगल बॉट को क्या बोल रहा है कि गूगल बॉट आप इस वाले URL पे मत आना, ठीक है। गूगल बॉट इमेज, इनको भी ये कह रहा है, इमेज के जो गूगल बॉट हैं जो इमेज को चेक करते हैं कि इस URL पे आपको नहीं आना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी आप चाहते हो कि आपके इस URL पे कोई भी बॉट ना आए, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे, मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है robot.txt फाइल की, तो मैंने यूज़र एजेंट स्टार डाल दिया है। स्टार मीन्स आई एम इंस्ट्रक्टिंग ऑल दी बॉट्स, बी इट गूगल बॉट हो कि बिंग बॉट हो कि फेसबुक बॉट हो, कोई सा भी बॉट हो, आई डोंट केयर, राइट। I want each and every bot not to go on these URLs, right? WP-admin, recommended, right? फिर मैंने क्या कहा, यूज़र एजेंट गूगल बॉट इमेज मैं चाहता हूँ अलाउ करने के लिए। किसको? WP कंटेंट अपलोड्स, जो भी मैंने अपलोड किया है अपने इसमें कंटेंट, इमेजेस या जो, मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ कि यू कैन गो ऑन दिस URLs on these uploaded content and you can rank these on Google, right? That's it. तो ये वाली चीज़, तो अगर आपके पास ये वाली चीज़ जो है ना
ऑटोमेटिकली जो भी रैंक मैथ एसईओ प्लगइन हो कि योस्ट एसईओ प्लगइन हो या फिर आपके ऑल इन वन एसईओ प्लगइन्स हो, ये सारी चीज़ें आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी होती हैं, डिसअलाउ रहती हैं वो, ठीक है। तो WP एडमिन, तो आपको ज़्यादा एडिट robot.txt को एडिट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आपकी वेबसाइट बढ़ती है सर जी। इसमें सर बट इसमें हम मतलब ऐसे कौन से लिंक हो सर जो मतलब हम लोगों को शो ऑफ नहीं करना चाहते? भाई जाहिर सी बात है, मैंने अभी तो बताया कि मैं WP एडमिन को नहीं करना चाहता शो। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिसअलाउ /smartdigitallifestyle.com/WP admin। तो मीन्स smartdigitallifestyle.com तो जानता ही है गूगल, ठीक है, बट /admin इस वाले URL पे मैं नहीं चाहता कि वो जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि ये रैंक हो, नो वन वांट्स, ठीक है। रिकमेंडेड, ये मेरा एफिलिएट लिंक है जो कि मैं यूज़ करता हूँ स्लैश के बाद रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये भी मैं नहीं चाहता कि ये रैंक हो, ठीक है। वो मेरे वेबसाइट पे कोई आएगा, जब चेक करेगा, क्लिक करेगा, तभी वो उसको फिगर आउट कर सकता है उस लिंक को। अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि वो लिंक मेरा गूगल पे, गूगल सर्च इंजन पे शो हो या रैंक हो। तो जिस भी URL को आप नहीं चाहते हैं रैंक होना, वो robots.txt फाइल पे आप उस बॉट्स को ओके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, समझ गया सर। नो प्रॉब्लम। तो robot.txt फाइल की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जब आप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट बड़ी हो, फिर आपको पता चले अच्छा ये बॉट्स भी हैं, वो बॉट्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं, क्रॉल करते हैं, तो आप उन सब का नाम लिख के यूज़र एजेंट जो सा भी बॉट है उसका नाम लिखिए, डिसअलाउ कर दीजिए किस किस URL को, स्लैश के बाद जो भी URL है आपका डोमेन नेम .com स्लैश जो भी URL है उस स्लैश के बाद का नाम आप लिख देना, उस URL पे वो बॉट कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है किस तरह से लिखना है, ठीक है। इसको बोला जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको बोला जाता है टाइटल टैग। ये है आपका, अब ये उल्टा हो गया है, टाइटल टैग नीचे आता है, ये जो URL है ये ऊपर आता है, राइट। मेटा डिस्क्रिप्शन का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। इस फॉर्मूले के तहत आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज एन ओवरव्यू और इन डेप्थ lecture about the on page SEO, which is very essential. So these were some of the very important elements which you